कल रियासत में म्यूनिसिपल इलेक्शन के दूसरे मरहले की पोलिंग होगी। 384 म्यूनिसिपल वार्डों के लिए 1095 उम्मीदवार मैदान में हैं। 65 वार्डों में बिला मुकाबला उम्मीदवारों का इंतखाब हो गया, जबकि 56 वार्ड्स के लिए नामजदगियां मौसूल नहीं हुई। कल पोलिंग के औकात तब्दील रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कल की पोलिंग के लिए कश्मीर में 166 वार्डों के लिए 211 उम्मीदवार नामजद हुए हैं। वादी में कुल 61 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 56 वार्डों में नामजदगियां मौसूल नहीं हुई। कल कश्मीर में सिर्फ 49 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे, जहां 148 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रीनगर शहर के 20 वार्डों के लिए पोलिंग होगी। शहर के एक वार्ड में बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है। जिला कुलगाम की थेड फरसियाल म्यूनिसिपैलिटी में 6 वार्ड्स हैं, लेकिन यहां से कोई भी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी नहीं भरा है। तो बल्दियाती चुनाव का कल दूसरा मरहला है। श्रीनगर में 20 वार्ड्स में तकरीबन 1,85,000 वोटर्स 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी के साथ साथ तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग सुबह 6 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। न्यूज 18 से बात करते हुए डीसी श्रीनगर ने इस मामले पर मजीद जानकारी फराहम की। 10 अक्टूबर 2018 को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें 20 वार्ड्स के करीब कल पोल होगा, जिसमें 224 के पोलिंग लोकेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं और 74 पोलिंग लोकेशंस हैं। इसमें 1,85,919 के करीब हक राय जो पॉपुलेशन है उन हक राय दहिंदगी का इजहार करेंगे, जिसमें 55% के करीब मेल्स हैं और 45% के करीब ख़वातीन हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 74 है, जिसमें 52 मर्द हजरात हैं और 20 ख़वातीन हैं। ये 20 वार्ड्स आपकी वसादत से मैं आपके नाज़रीन को बोलना चाहूँगा। ये हैं सोलिना, आलूची बाग, शेख दाऊद कॉलोनी बटमालू, ज़ियारत बटमालू, शहीदगंज, करण नगर, छत्सबल, कमरवारी, बेमिना ईस्ट, बेमिना वेस्ट, नुंदरिश कॉलोनी, पारिमपुरा, जैनकूट, लावेपुरा, मुजगुंड, टंकीपुरा, सैयद अली अकबर, बसंत बाग, फ़तेह कदल और मुनवराबाद। इस बाबत जितने भी इंतज़ामात करने थे वो हम पहले ही कर चुके हैं। इस वक्त जितना भी स्टाफिंग वहाँ पे इन पोलिंग स्टेशंस पे करना है वो तहत ज़ाब्ता जो भी कार्रवाइयाँ करनी हैं वो तमाम मुकम्मल की गई हैं। ख़ास तौर पे पुलिस को बोला गया है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इंतज़ामात जितने भी करने हैं वो लाज़िम मलज़ूम है, ताकि एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम प्रोवाइड कर सकें। मेरी गुजारिश रहेगी कि इन वार्ड्स में जो भी हजरात वोट डालना चाहते हैं और अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन में जाके अपनी हक़ राय दहिंदगी का इजहार करें और इन म्यूनिसिपल इलेक्शंस में शिरकत करके ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को और मुस्तहकम करें। बीजेपी रुकन असम्बली कविंदर गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव के तहत आइंदा मरहलों की पोलिंग में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में असल धारे की सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात के बायकॉट के बावजूद जम्मू और कश्मीर खित्तों में लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले। कविंदर गुप्ता का कहना है कि आइंदा दिनों में वोटिंग के फीसद में मजीद इजाफा होगा। मुझे लगता है कि जहां तक जम्मू खित्ते का सवाल है, वहां पर तो लोगों ने रूटीन में वोट डाली, जैसे डलती थी वहां पर डाली गई। हालांकि रजौरी, पुंछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत अच्छी पोलिंग हुई है। कश्मीर में भी डर के माहौल के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी तथा हुर्रियत, जिनका एक ही एजेंडा है, इनके कहने के बावजूद जो पोलिंग हुई है वो एक हेल्दी साइन है। मुझे लगता है आने वाले समय में माहौल यहाँ पर चेंज होगा और वाकई में अगर कल का जो सेकंड फेज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पोलिंग करना ज़्यादा मुश्किल था, सेकंड फेज़ में भी लोग निकलेंगे और एक सिक्योरिटी का जहाँ तक प्रश्न है, लोगों को अगर सिक्योरिटी थ्रेट ना हो और ठीक प्रकार से माहौल बने तो मुझे लगता है पहले से ज़्यादा पोलिंग वहाँ पर होगी। किश्तवाड़ में डीसी अंग्रेज सिंह राणा ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और कल वोटिंग के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राय दही के लिए बनाए गए सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। जिले में 13 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने
متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ آزادانہ، شفاف اور منصفانہ الیکشن کے عمل کو یقینی بنائیں اور پولنگ کے دوران پوری سرگرمی کا مظاہرہ کریں۔ الیکشن ریلیٹڈ ہمارے جو ہیں ایم سی کے الیکشن جو کل ہونے جا رہے ہیں، ہمارے ٹوٹل 13 وارڈز ہیں اور میں نے میکسیمم پولنگ سٹیشنز کا آج خود آفیسر کے ساتھ جا کے معائنہ کیا۔ کیا پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ ایز پر نارم جو ہیں وہ تیاریاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی، تو اس میں کچھ ٹوٹیاں جو تھیں اس کی ڈائریکشنز میں نے وہاں آفیسرز کو دے رکھی ہیں کہ بھائی وہ کمپلیٹ جو ہے ایز پر نارمز جو ہیں ہمارے پولنگ سٹیشنز وہاں ہونے چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے ہماری پولنگ پارٹیز جو ہیں وہ ہم ڈسپیچ کر رہے ہیں 13 کے 13 پولنگ سٹیشنز کے لیے ہماری پولنگ پارٹیز جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور پورے سیکورٹی وغیرہ کے جو انتظامات جو ہیں وہ پورے ان پلیس ہیں۔ بلدیاتی چناؤ کے دوسرے مرحلے میں کل بانڈی پورہ کے سنبل علاقے میں پولنگ ہوگی۔ علاقے میں پہلے ہی 2 آزاد امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار دیے گئے ہیں، جبکہ اس چناؤ کے لیے اب 33 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے 7 کا تعلق کانگریس سے، 9 کا تعلق بی جے پی سے اور 17 آزاد امیدوار ہیں۔ ووٹنگ صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ گاندربل میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ڈاکٹر پیوش سنگلا نے میونسپل الیکشن کے حوالے سے منعقدہ جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ ضلع گاندربل کے 17 وارڈوں میں آخری مرحلے میں اربن لوکل باڈیز کے چناؤ ہوں گے۔ ڈی ڈی سی نے 16 اکتوبر کو احسن انداز میں پولنگ کے امور کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں دیگر حکام کے ہمراہ ایس ایس پی گاندربل بھی شریک رہے۔ انتظامیہ نے حکام نے رائے دہی کے عمل میں احتیاطی تدابیر اور ضروری اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ الیکشن کے لیے گاندربل میں 11 خواتین کے بشمول 44 امیدوار میدان میں ہیں۔ گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے بڈگام میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا۔ اس عوامی دربار میں لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اور مشکلات سنائے۔ وہیں بڈگام کے لوگوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کے عوامی درباروں سے آج تک زمینی سطح پر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے مشکلات کے حل کے لیے کوئی نتیجہ نکلا ہے۔ تاہم بڈگام کے لوگوں نے مشیر گورنر کے اس بار کے دورے سے امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل اور مشکلات کو دور کیا جائے گا۔ دوسری جانب الیکشن سے متعلق ایک سوال کے جواب میں خورشید گنائی نے میونسپل انتخابات میں ووٹروں کی کم شمولیت کو بدقسمتی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے سیکیورٹی بندوبست اور انتظامات بہتر طریقے سے کیے گئے ہیں۔ مسئلہ ہے ان سیف ہائر سیکنڈری سکول 2014 میں دیے گئے ہیں، آج تک ریکنسٹرکشن نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہائر سیکنڈری گرلز ہائر سیکنڈری ہم چاہتے ہیں، آج سے 10 سال ہم نے اپلیکیشن دے دیے ہے اپ گریڈیشن تو ڈگری کالج، گرلز ڈگری کالج وہاں ہونا۔ نارمل کے پاس اتنا زمین ہے، اسٹیٹ لینڈ ہے، بہت تقریباً 200-300 کنالز ہماری اسٹیٹ لینڈ ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو آفیسز ہیں، تحصیل آفس ہے، ٹریجریز ہے، ایگریکلچر آفس ہے، ان کو ایک منی سیکٹریٹ بنایا جائے ہماری اسٹیٹ لینڈ میں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ابھر کے آ رہا ہے وہ ہے انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفرز۔ اس میں ہسبینڈ ایک ڈسٹرکٹ سے ہے، وائف دوسری ڈسٹرکٹ سے۔ اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ الگ الگ کر رہے ہیں ان کو دونوں کو۔ ایک کو بولتے ہیں اپنے پیرنٹ ڈسٹرکٹ میں جاؤ، جبکہ الانگ وتھ پوسٹ جب اگر کوئی آیا ہے تو اس کو اپنے پیرنٹ ڈسٹرکٹ میں آپ کیوں بھیج رہے ہو؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں جاتا ہے، کورٹ کیس لاتا ہے، اسٹے لاتا ہے، پھر اس کی سیلری ڈسبرس کر دیتے ہیں، بولتے ہیں تم پیرنٹ ڈسٹرکٹ سے کرو۔ یہ ایک طرح کا وہ ہے دکان کھولی ہوئی ہے کرپشن کی، اور اس میں سرکار کوئی غور نہیں کر رہا، ہر کوئی باتیں کر رہا، ہم کرپشن کو مٹائیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ تو مجھے بتاؤ، آپ نے ریہیبلیٹیشن بولا تو ایک ہسبینڈ ایک ڈسٹرکٹ میں ہے، وائف دوسری ڈسٹرکٹ میں، تو ریہیبلیٹیشن کہاں سے ہوئی؟ وہ بچے اکیلے کون پالے گا ان کو؟ وہ تو میاں بیوی کا دونوں کا ساتھ ہونا چاہیے۔ بہت سے گاؤں ہمارے یہ گوتی پورہ، فجر پورہ اور باقی ملک علاقے سے ہمارے اوپر، ہمارے زمین کے اوپر ٹرانسمیشن لائن گزرے، وہ امر گڑھ سے سانبا تک لینے ہیں۔ باقی لوگوں کو جو رائتھن کی بستی ہے یا خانسا والوں یا اور کچھواری والوں نے انہوں نے پیسے لیے ہیں، مگر ہمارے آج تک نہیں دیے ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں ایڈوائزر صاحب سے، اب تک ہم گئے ہیں ایس ڈی ایم خان صاحب، باقی متعلقہ افسروں کو،
उन्होंने आजकल और कल परसों किया हमने। हम एडवाइजर साहब से ये अपील करते हैं कि हमारे मसला फिलफोर हल किया जाए। हमारी कोशिश है कि जो भी डिमांड्स हमारे पास आए, मैंने बहुत सारे डिमांड्स ऐसे देखे जहां हमें यहाँ के लोकल अफसरों ने बताया कि प्रोजेक्ट चल रहा है या अंडर एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए जो डीसी साहब की नोटिस में हमने लाए, यहाँ के बाकी सीनियर ऑफिसर्स की नोटिस में लाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं तो कम से कम एक अच्छी परसेंटेज का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स इम्प्लीमेंट होंगे या बहुत सारी ग्रीवेंसेस रिड्रेस होंगी, तो एक इसका फ़ायदा है। हमें कोई इसमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि नहीं होता है, हो भी सकता है कि ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिमांड्स हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना। अरेंजमेंट्स तो पूरे हैं, जैसे आपने सुना होगा, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, जो इलेक्शन कराने के सिलसिले पर बंदोबस्त करना होता वो सब है। अब इसमें फोर्स भी नहीं है क्योंकि अपीलें बहुत हुई हैं, गवर्नर साहब की तरफ से भी अपीलें हुई है और भी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं ऑफिशियल्स। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नर साहब ने खुद टीवी इंटरव्यू में कहा और कई लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये यहाँ के लोगों की भलाई के लिए है। मतलब अगर म्यूनसिपल एरिया में लोग रहते हैं तो उनकी भलाई के लिए उनको उसका हकदार बनाया जाएगा जो डिसीजन मेकिंग है म्यूनसिपल। और अवंतीपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक मिलिटेंट आदिल अहमद को गिरफ्तार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 4 ओवरग्राउंड वर्कर भी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी मिकदार में इन लोगों से नकदी जब्त की गई है। एक इत्तला मिलने पर अवंतीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आदिल अहमद का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। मलंगपुरा पुलवामा का रहने वाला है आदिल अहमद। आदिल ने रऊफुल इस्लाम नामी ओवरग्राउंड वर्कर को मोटी रकम दी। दीगर ओवरग्राउंड वर्करों को भी पैसे दिए गए। रऊफ ने मजीद 3 OGW को रकम फराहम की थी। मकबूल अहमद वानी, शकील अहमद वानी और मुसैब अजीज को भी रकम दी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद जांच इस पूरे मामले की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से है, जहां पुलिस ने एक मिलिटेंट आदिल अहमद को गिरफ्तार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 4 ओवरग्राउंड वर्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस ने तमाम को गिरफ्तार कर लिया है और जांच इस वक्त जारी है। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के नौमुंतखब चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स का तकर्रुर किया है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के लिए 2 कांग्रेस अरकान, एक NC रुकन और एक आजाद रुकन शामिल है। कांग्रेस से मुंतखब किए गए काउंसलरों में नसीर हुसैन मुंशी और जाकिर हुसैन शामिल हैं। आजाद रुकन का नाम आगा सैयद मुस्तबा है, जबकि NC रुकन का नाम पुंचुक ताशी है। नए एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को आइंदा दिनों में कलमदान सौंपे जाएंगे। कोई रिफ्ट वगैरह की बात नहीं, क्योंकि जब हमने पहले ही आपका कोलिशन की जो बात हुई थी उसमें बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत ये चलना था कि उसमें 2 एग्जीक्यूटिव कांग्रेस की तरफ से, 2 NC की तरफ से। अब उसमें काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह किया है, दोनों ने सोच समझ के, उसमें तो टाइम आपको लगता ही है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, कोई रिफ्ट वगैरह नहीं था और आज हमारा जो है कम्प्लीटली फॉर्मेशन हो गई। पोर्टफोलियोज हमारे इंशाल्लाह कल शाम तक आपको सारे पोर्टफोलियोज भी आ जाएंगे। बांडीपुरा में आज महकमे सेहत के मुलाजमीन ने जिला अस्पताल बांडीपुरा की एक खातून मुलाजमा की पुरअसरार मौत पर एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि महलूक खातून को ससुराल वालों ने जला डाला। एहतजाजी मुलाजमीन मामले की बारीक बीनी से जांच का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए महलूक खातून के ससुराल वालों को तहवील में ले लिया गया और मामले की जांच जारी है। देखिए, आज बांडीपुरा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक प्रोटेस्ट रैली नुसू से ऑर्गेनाइज की है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक बहन जो कि रेहाना गुलजार है, उसको बदकिस्मती की वजह से ससुराल वालों ने जला दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। इस केस की बाज़ाब्ता तहकीकात होनी चाहिए, CBI तहकीकात भी अगर हो तो वो भी। एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी सोपुर से हजारों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है।
लोग अलग अलग मेयार के सेबों को अलग करने और मेवा सनत से जुड़े अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज ने मेवाजात की काश्तकारी के मरकज शुमाली कश्मीर में मेवा सनत की तस्वीर बदल कर रख दी है। इस फ्रूट मंडी में सालाना 1200 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यहाँ हर दिन मेवाजात की खरीद फरोख्त के सिलसिले में गहमा गहमी जारी रहती है। वादी में 80% लोग रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस सन्नत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये मंडी खित्ते में मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है। इस कारोबार से मुंसलिक लोगों के मुताबिक वजीर आजम के तरक्याती पैकेज ने जमीनी सतह पर इस सन्नत को काफी तरक्की बख्शी, जिसके नतीजे में कश्मीरी सेब की तलब और पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ। अब ये लोग इस सन्नत को मजीद तौसी देते हुए प्रोसेसिंग यूनिट्स का बुनियादी ढांचा भी कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शुमाली कश्मीर मेवाजात की पैदावार का मरकज है और अगर यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम कर दिए गए तो निचले पायदान पर मौजूद काश्तकारों को भी फायदा पहुँचेगा। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स बनने चाहिए ताकि जो सी ग्रेड माल होगा उसमें हम वो खपा देंगे, क्योंकि फ्रूट की पैदावार दिन ब दिन बढ़ रही है। नए नए नर्सरियाँ और नए नए फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं, नई क्वालिटी आ रही है और प्रोडक्शन बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए अगर कोई सी ग्रेड के लिए कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं बन गया तो हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा। एक नंबर माल ही हमारा तबाह हो जाएगा, उसका रेट डाउन हो जाएगा। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाए, ताकि हमारा माल बाहर की मंडियों में जब जाएगा तो एक ही नंबर जाएगा। हालांकि इस मंडी से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ कई मसाइल का भी सामना है। सीजन के मसरूफ तरीन दिनों में यहाँ लोगों को ट्रांसपोर्ट की मुनासिब सहूलियात दस्तयाब नहीं रहती हैं। लोग चाहते हैं कि वजीर आजम के पैकेज का एक मुनासिब हिस्सा इसमें खर्च हो ताकि बआसानी वो अपना कारोबार कर सकें। मरकज की स्कीमों को हॉर्टिकल्चर के फरोग तक ही महदूद नहीं रखने बल्कि इनके जरिए पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी सहूलियात मुयस्सर कराने की तजवीज़ लोगों ने रखी है। मेवा काश्तकारों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने के इम्कानात काफी रोशन हैं। किस्मती से जो भी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में जो भी पैसा आता है वो पूरी तरह से खर्च नहीं होता है। अभी जो 2014 में जो सैलाब आया था उसमें प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड में 800 करोड़ रुपया आया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें पता नहीं ये पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि उस टाइम ग्रोवर्स को बहुत नुकसान हुआ है। कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैसा यूटिलाइज करें इस मंडी में। रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से, एडवाइज़र से कि वो इस प्लांट को चालू करें। MIS स्कीम इनको चालू करनी चाहिए और ये ग्रास रूट लेवल पे ग्रोवर को फ़ायदा पहुँचे। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अंद्राबी ने बताया कि उनके महकमे ने मुख्तलिफ मकामात पर प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने के अलावा काश्तकारों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी फराहम करने पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि काश्तकारों के अजीम तरीन मुफाद को मद्देनजर रखते हुए जल्द ही एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आई फाइंड अ वैलिड रीजन कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हमारे हैं वेजिटेबल्स में, चाहे पिकल्स बनाते हैं, चाहे कुछ और बनाते हैं, रेडी टू ईट फूड्स हैं, जो इंडस्ट्री है, चाहे जैम बनाते हैं, केचप बनाते हैं, टोमेटो केचप्स आ जाते हैं या रेडी टू ईट फूड्स आ जाते हैं मार्केट में आने लगे हैं कि वो उसकी तरफ राग़िब करें और वी आर गेटिंग ए गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द यंगस्टर्स। और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम इनकी तरफ लिंक कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चर की नस्बत से है, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पैडी हो, क्योंकि हमने एक ब्रांड सा डेवलप किया है, कॉन्सेप्ट सा डेवलप किया है मार्केट में। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज सैलाब के बाद के दौर में हॉर्टिकल्चर और मुतल्लिका शोबों की तरक्की में काफी सूदमंद साबित हुआ है। मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मेवा काश्तकारों को बेहतर अंदाज में ताउन फराहम किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद पीर की रिपोर्ट। और बात पहली बर्फबारी की करेंगे। वादी के बालाई इलाकों के साथ साथ मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। आज सुबह से कबल सोनमर्ग में बर्फ की पतली चादर बिछ गई। महकमे मौसमियात ने मौसम तब्दील होने की पेशगोई की थी।
कल दोपहर तक पहाड़ी इलाकों और बेशतर मकामात पर बर्फबारी या बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। हुक्काम ने पहाड़ी इलाकों में आबाद आम शहरियों को हिदायत दी है कि वो बर्फ के तूदे गिरने वाले मकामात से दूर रहें। वादी के बेशतर इलाकों में कल रात बारिश हुई। जिला गांदरबल के बालाई इलाकों जैसे सोनमर्ग, जोजिला पास, 0 पॉइंट, मीनामार्ग और थाजवास ग्लेशियर के इलाकों में आज बर्फबारी हुई। तो उधर तारीखी मुगल रोड पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। तारीखी रोड पर जिला शोपियां के पीर की गली मकाम पर गुज़िश्ता रात ताज़ा बर्फबारी हुई। पीर की गली पर तकरीबन 8 इंच बर्फबारी हुई। बर्फबारी के नतीजे में तारीखी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद की गई, ताहम बाद में शाहराह को खोल दिया गया। पीर की गली पर इस मौसम की पहली बर्फबारी होने से शाहराह पर सफर करने वाले सयाह बर्फ से काफी लुत्फ अंदोज हुए। पीर पंचाल की पहाड़ी पर भी रवा बरस की पहली बर्फबारी हुई, जिससे दर्जा हरारत में काफी गिरावट दर्ज की गई। पहला चांस है कि ये अक्टूबर में बर्फ गिरी है, नहीं तो कम से कम 15-16 नवंबर को गिरती थी बर्फ, तो हम यहाँ से निकल जाते थे। ये पहला चांस है जो इतनी बर्फ गिरी है। गिरती है थोड़ी थोड़ी सुबह शाम करके, लेकिन ये पहला चांस है इसके गिरने का। कश्मीर की 2 लड़कियां मादूमी के दहाने पर मौजूद कुरैशी के काम का न सिर्फ अहया कर रही बल्कि वो अपनी सलाहियतों और फन से कुछ लड़कियों को रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। शादी के जारिया सीजन में उमेरा और बनीश के जेवरात की मांग काफी बढ़ी हुई है। गहनों की ताजिर बन चुकी 2 लड़कियों पर हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट देखिए। इस तरह के रंगारंग, खुशनुमा व खूबसूरत जेवरात जारिया शादी के सीजन में दुल्हनों की सबसे पहली पसंद बन चुके हैं। ये गहने और जेवरात किसी धात से नहीं बल्कि मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम के धागों और सूत से बनाए गए हैं। ऐसे जेवरात बनाने के तरीके को क्रोशियाकारी कहा जाता है। कश्मीरी में इस फन को कुरैशी काम कहा जाता है। खुशनुमा बुनकरी का ये काम वादी में अरसे तक किया जाता रहा, लेकिन उस वक्त चुनिंदा अशिया से ही ये काम किया जाता था। श्रीनगर की उमेरा और बिनीश ने नए अंदाज में क्रोशियाकारी को मुतारिफ कराया है। दोनों ने पाया कि यूरोपीय ममालिक की खवातीन में इस तर्ज के जेवर काफी मकबूल हैं। उमेरा और बिनीश इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हुए अपनी अशिया को इंटरनेट पर फरोख्त कर रही हैं। पहल जब दोनों ने ऐसा किया था तो उन्हें गैर मामूली रेस्पॉन्स मिला। अब दोनों ने अपने इस फन को तिजारत में तब्दील कर दिया है। क्राफ्ट वर्ल्ड कश्मीर शुरू करके दोनों लड़कियां काफी खुश हैं। पहले होता था यहाँ पे ये काम, लेकिन बहुत अरसे तक फिर ये काम नहीं होता था क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें पहले बनाई जाती थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा हम सर्फिंग बहुत ज़्यादा करते थे, नेट सर्फिंग हम बहुत ज़्यादा करते थे। उसमें हमने देखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। वेरिएशन, मॉडर्न टच देख के हम कुछ नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मॉडर्न टच इसमें दिया तो लोगों को भी वो चीज़ें बहुत पसंद आई क्योंकि अलग था, क्रोशे ही था, होता था ये काम, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट तरीके से उसको सामने लाया, तो लोगों से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ये तमाम जेवर हाथ से बनाए गए हैं। मोतियों, सूत, रंग बिरंगे धागों, कांच और शीशों के अलावा दीगर चीजों से जेवरों की ये लड़ियां बनाई गई हैं। बिनीश और उमेरा का कहना है कि उनके ये जेवर निस्बतन काफी हल्के और जाजिबे नजर हैं। वो बदलते फैशन के साथ अपने काम को हम आहंग रखना चाहती हैं। नित नए डिजाइन बनाने की ख्वाहिशमंद इन लड़कियों ने बताया कि अब वो माहाना 60,000 रुपए से जायद आमदन कमा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि सीज़न है, शादियों का सीज़न रहा, तो हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड रही हमारी ज्वेलरी की, क्योंकि जो ज्वेलरी हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस की है वो मैंने अभी ऑल ओवर इंडिया वो देखी नहीं है वो ज्वेलरी, क्योंकि क्रोशे में हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू की है, जैसे उसमें पर्ल्स वगैरह, फ्लावर्स, झुमके बनाने शुरू किए हम लोगों ने। तो लोगों की डिमांड खाली जम्मू कश्मीर से नहीं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमें ऑर्डर्स आने लगे कि जो ब्राइड्स प्रेफर करती हैं ये वाली हमारी ज्वेलरी पहनना जो हम लोग बनाते हैं। उमेरा और बिनीश की इस कामयाबी से कई लड़कियां मुतासिर हुई हैं।
उनकी जेर तरबियत रहने वाली 6 लड़कियां अब उनके हमरा ये काम कर रही हैं। वो इस काम से हासिल होने वाली आमदनी से काफी मुतमईन हैं। वहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़कियाँ मतलब खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, बाहर नहीं जा सकती काम करने के लिए। सो आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो एक लड़की कर सकती है, वो भी अपने घर बैठे। ऐसी क्रिएटिविटी है जो हमेशा के लिए रहेगी, चाहे वो कुछ भी करे, घर बैठे बैठे काम करते करते वो कहीं भी कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है एक लड़की के लिए, ताकि वो कमा भी सके और उसके अंदर कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक हो। इन दोनों लड़कियों की तरह कश्मीर में कई कामयाब ताजिर लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। ताहम मुख्तलिफ शोबों में उभरती हुई लड़कियों को सरकारी सतह पर ताउन नहीं मिलता और नतीजे में समाज में मुस्तहकम हैसियत हासिल करने के इनके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। फौज ने अपनी खैरसगाली सरगर्मियों को जारी रखते हुए दूसरी कश्मीर इंटर डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया। जम्मू एंड कश्मीर वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन के इश्तराक से फौज ने गांदरबल के फिजिकल एंड ट्रेनिंग कॉलेज के गुडोरा ग्राउंड पर मुकाबले मुनक्किद किए। वादी में स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग के लिए यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है जिसमें कश्मीर की 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का इफ्तिताह सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर SA उस्मान ने किया। रंगारंग तकरीब में DDC गांदरबल, SSP और 5R के कमांडिंग अफसर के अलावा कॉलेज के असातिज़ा और मकामी लोग शरीक हुए। स्कूली बच्चों ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। आर्मी ये स्पॉन्सर कर रही है टूर्नामेंट हमारा, तो हमें यहाँ मैचेस नहीं मिलते, काफ़ी जैसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कुछ खेलने का, तो अच्छी बात है हमें मैचेस मिल रहे हैं, खेलने का एक्सपोजर मिल रहा है खेलने का। आगे हमारी बस ट्रायल्स होती है, तो हम चाहते हैं ऐसे ही स्पॉन्सर हमें करे, वो सारे मैचेस मिले फ्यूचर में भी, बस ये एक टूर्नामेंट में ना हो, आगे भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हो हमारे लिए, ताकि हम भी एक्सपोजर मिले हमें खेलने के। मेरे ख्याल से बहुत ही एक सक्सेसफुल वेंचर है जिसमें कि ये लड़कियां जो हैं, जो कि बच्चियां हमारी हैं, ये किसी से कम नहीं है किसी भी स्फेयर में, किसी भी फील्ड में, और बहुत ही इनके पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं हम कि इन्होंने इनको इनकरेज किया कि ये बढ़ चढ़ करके इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें। अय्याम शोहदाए करबला के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में मतहरी फिक्री और सकाफती मरकज कश्मीर के बाहिमी इश्तराक से आलम इंसानियत और मारका करबला के उन्वान के तहत एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस में तलबा के अलावा वादी कश्मीर के उलमा, स्कॉलर्स और कई प्रोफेसर्स ने शिरकत की। उलमा और स्कॉलर्स ने आलम इंसानियत और मारका करबला पर तफसीली रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में महकमे तालीम आला तालीम के डायरेक्टर प्रोफेसर जहूर अहमद मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर गुलाम अली गुलजार मेहमान खुसूसी थे। आज हमारी ज़िंदगी में अगर आज हमारे माहौल में यही अक़दार जिसके लिए हज़रत सैयद शुहदा ने अपने और असहाब की जान दी, हम उनको बचा न सकें, हम उनको समझ न सकें, तो ये इज्तिमात अपना वो फ़ायदा नहीं देते। इसलिए इन कॉन्फ्रेंसों की अहमियत शदीद है कि सबसे बड़ा बहरान है वो अखलाकी और फिक्री और मानवी बहरान है। इस अखलाकी और मानवी और फिक्री बहरान का वाहिद इलाज है कि हम दीन की तरफ रुजू करें, कुरान की तरफ रुजू करें, नहज बला की तरफ रुजू करें। ये तकरीब एक बावक़ा तकरीर है और ये उस मोरके को याद कर रही है जिस मोरके ने आलमी इस्लाम को ज़िंदा रखा है, और ये एक ऐसा मोरका है जिसमें आलमी इंसान के लिए सिर्फ यही एक बहुत बड़ा पैगाम है कि मुसलमान जहाँ पर भी हो वो मुतहिद होकर तागूती कुव्वतों का सामना करें और इस्लामी निज़ाम को हर तरफ से कायम करें।